नमस्ते स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना नया चैप्टर जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। देखिए, इससे पहले हमने जीव क्या होते हैं, जीवों के लक्षण क्या होते हैं, वर्गीकीय है उसके पद कौन कौन से हैं, वर्गीकरण में कौन कौन से सहायक साधन हैं वो काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में लिया था। आज हम ले रहे हैं जीवों का वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इससे रिलेटेड पिछले वीडियो भी हैं जिसमें हमने लिया था कि पादप हो चाहे जंतु हो, उनको समानता है, समानता विभिन्न जीव हैं उनका आपस में क्या संबंध है, पादप हैं या जीव जंतु होते हैं, वर्गीकी के पदों के अनुसार उनका वर्गीकरण करना है, वो वर्गीकी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब समानता है, पारस्परिक संबंध हैं, वर्गीकी के पद हैं, उनके अनुसार जीवों को वर्गीकृत करना है, वो वर्गीकी के अंतर्गत आता है। अब इस वर्गीकी में हम देखें वर्गीकी के अंतर्गत देखें तो देखिए, वर्गीकी के पद में हम बात करें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और क्या आ रही थी, जाति। इसमें हम कह रहे थे किंगडम, संघ को फाइलम, वर्ग को क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और जाति को स्पीशीज। यानी कि ये वर्गीकी के पद हैं, जगत है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ऐसे ही जगत है या इन पदानुक्रम को हम लें तो अंग्रेजी में इनकी टर्मिनोलॉजी है वो किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। यहाँ हम फाइलम की बात करें, देखिए फाइलम है वो शब्द है जंतुओं के लिए लिया जाता है और इसी के स्थान पर पादपों हेतु प्रभाग या डिवीजन शब्द काम में लिया जाता है। प्रभाग या डिवीजन शब्द काम में लिया जाता है। तो मेन बात आती है, पहले तो हम ले रहे हैं कि वर्गीकी कहेंगे किसे, कि पादप हो, जंतु हो, उनको समानता है, समानता, पारस्परिक संबंध और वर्गीकी के अंतर्गत उनको बांटना है, वो वर्गीकरण कहला रहा है, जिसमें अनेक पद थे। अब हम लें कि जो जीव होते हैं उनको बांटने की या वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों हुई, यानी कि भाई जरूरत क्यों पड़ी ऐसा। तो उसका कारण है कि जैसा कि पूर्व के वीडियोज में लिया था, पृथ्वी के ऊपर असीमित संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी का अध्ययन करना है वो आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ वाले जीव है आपस में संबंध रखते हैं। अगर प्रतिनिधि के रूप में किसी एक जीव का अध्ययन कर लिया जाए तो उससे संबंधित अन्य वाले हैं उनके अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो वर्गीकरण करने की प्रमुख आवश्यकता या उद्देश्य क्या था कि एक तो जीव जंतु उनको पहचानने में आसानी हो, उनको अध्ययन करने में आसानी हो, उनको वर्गीकृत करने में आसानी हो। दूसरा, विभिन्न जीवों का आपस में पारस्परिक संबंध क्या है इसका अध्ययन किया जा सके, जीवों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी मिले, इसलिए जीवों को वर्गीकृत करने की क्या हुई, आवश्यकता हुई।
अब हम बात कर रहे थे यहाँ जो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान होती है उस विज्ञान को, जैसा कि पूर्व में भी हमने ले लिया था, जिसको कह रहे थे टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी, ये दो शब्दों टैक्सिस और दूसरा नोमिस, इनसे मिलकर बना है। जहां हम टैक्सिस की बात करें, टैक्सिस का मतलब है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। कहने का मतलब उनको पद वाइज, सोपान वाइज क्या करना, व्यवस्थित करना। समानता असमानता के आधार पर उनको व्यवस्थित करना, छोटे छोटे समूह बनाना है, वो वर्गीकरण या वर्गीकी कहला रहा है। टैक्सोनोमी जो शब्द है, इसके बारे में भी हमने पूर्व की वीडियो में लिया है कि टैक्सोनोमी जो शब्द है वो एपी डी कैंडोली, किसके द्वारा काम में लिया गया, एपी डी कैंडोली के द्वारा लिया गया। लेकिन जीवों को वर्गीकृत करने का जो कार्य किया गया था प्रारंभ में, तो वर्गीकरण करने का जो कार्य किया, वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत करने का जो कार्य किया गया था, वो किया गया था ग्रीक दार्शनिक किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। इसलिए वर्गीकी का जनक है वो किसको कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी भी इसी को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक तरीके से जीवों का वर्गीकरण करने का कार्य किया, वो किया लीनियस ने। इसलिए आधुनिक वर्गीकी का जनक लीनियस, वर्गीकी का जनक तो अरस्तु, आधुनिक तरीके से वर्गीकृत करने का कार्य किया लीनियस ने, तो आधुनिक वर्गीकी का जनक कौन हुआ, लीनियस। कहने का मतलब वर्गीकरण की शुरुआत है वैज्ञानिक तरीके से अगर देखी जाए तो वो किसके द्वारा की गई, अरस्तु के द्वारा की। तो आइए हम अब लेते हैं कि वर्गीकी का इतिहास कैसा है, या यूं कहें जीवों के वर्गीकरण का क्या इतिहास है, कौन कौन सी पद्धतियां दी गई और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। चलिए तो अपन लेते हैं वर्गीकरण का इतिहास। वैसे देखा जाए तो जीवों को अनेक तरीके से वर्गीकृत किया गया। किस आवास में पाए जा रहे हैं तो आवास के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिया गया। जैसे जलचर है, स्थलचर है, नभचर हैं, यानी कि जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, वायु में भ्रमण करने वाले, तो इस तरीके से बांट दिया गया। पादप विशेष हैं, उनको भी अलग अलग लक्षणों के आधार पर बांट दिया गया, लेकिन उनके कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे। तो जीवों को वैज्ञानिक तरीके से जो बांटने का प्रथम प्रयास किया, वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर बांटने का प्रयास किया, वो किया अरस्तु ने। अरस्तु ने पादप हैं, पादपों को आकारिकीय लक्षणों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया।
यानी कि हम बात करें जीवों को वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत करने का कार्य है वो ग्रीक दार्शनिक किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने पादपों को आकारिकी लक्षण के आधार पर आकारिकी लक्षणों के आधार पर 3 वर्गों में या 3 समूहों में विभाजित किया। अरस्तु ने किसको बांटा? पादपों को, और किसके आधार पर? आकारिकी लक्षणों के आधार पर 3 समूहों में। कितने समूहों में वर्गीकृत किया? 3 समूहों में। जैसे जो सबसे छोटे आकार के थे, छोटे आकार वाले थे, उनको नाम दिया शाक। थोड़े बड़े यानी कि विस्तृत न हो, थोड़े बड़े आकार के थे छुप, या यूं कहें झाड़ियां। इनको हर्ब्स भी कहते हैं, इनको सरप्स भी कहते हैं। और थर्ड थे, वो थे वृक्ष, जो बड़े आकार वाले हैं, ट्रीज। तो ये अरस्तु ने बांटने का प्रयास किया और आकारिकी लक्षणों के आधार पर उनको 3 समूहों में बांट दिया, शाक, छुप और वृक्ष। लेकिन देखिए, ये केवल एक ही लक्षण के आधार पर थे, केवल आकारिकी के आधार पर थे। ऐसे ही अरस्तु ने जो जंतु थे, जंतुओं को भी लाल रंग, रक्त का लाल रंग है, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि अरस्तु ने जंतु थे, उन जंतुओं में रक्त का रंग लाल है या नहीं है, उसके आधार पर कितने समूहों में बांटा? 2 में। पादपों को भी सबसे पहले किसने बांटा? अरस्तु ने। जंतुओं को भी रक्त का रंग लाल है या नहीं है, इसके आधार पर 2 समूहों में बांटा। अब देखिए, एक समूह तो उसने बनाया एनाइमा, एनाइमा। इस समूह में तो उन जीवों को रखा गया या उन जंतुओं को रखा गया जिसमें रक्त का रंग लाल नहीं होता है। कैसा नहीं है? लाल नहीं है। जैसे हम बात करें, एक जंतुओं का एक संघ है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ है, उसके जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्टा या कीट वर्ग है, कीट वर्ग में रक्त का रंग कैसा नहीं होता है? लाल नहीं होता है। तो उनको किस में रखा? एनाइमा में। मतलब जिनका रक्त का रंग लाल नहीं होता है, अरस्तु ने वो समूह बनाया एनाइमा। दूसरा जो समूह बनाया वो इनाइमा। कौन सा बनाया? इनाइमा। और इनाइमा वाले की विशेषता थी कि इन जंतुओं में रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल।
जैसे हम बात करें, उदाहरण कर ले, मनुष्य ले ले या मछलियां हैं, मत्स्य वर्ग है, मेंढक है, एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं जिसको, रेप्टेलिया, सांप वगैरह हैं वो, पक्षी वर्ग ले लो, स्तनधारी हैं वो इसमें आते हैं। तो किस में आ गया? एनाइमा में। फिर देखिए इन दोनों को, एनाइमा हो इनाइमा हो, इनको पुनः अरस्तु ने दो समूह में बांट दिया, एक तो जरायुज, फिर दो समूह में बांटा गया, एक तो कौन सा बनाया? जरायुज, जो किसको जन्म देते हो? शिशु को जन्म देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले, किसको जन्म देते हो? शिशु को। जैसे हम बात करें स्तनधारी हैं, मनुष्य वगैरह, गाय भैंस बकरी वगैरह हैं, वो किस में आते हैं? जरायुज में। दूसरा जो समूह बना वो बना अंडज, यानी कि जो अंडे देते हो, पक्षी वर्ग है, कैसे होते हैं? अंडे देने वाले, तो इनको क्या कह दिया? अंडज। तो ये वर्गीकरण है वो अरस्तु ने दिया, कि मतलब वर्गीकरण की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? अरस्तु के द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से, कि पादपों को आकारिकी लक्षणों के आधार पर 3 समूहों में बांट दिया, शाक, छुप और वृक्ष। लंबाई के आधार पर छोटे आकार वाले थे उनको शाक कह दिया, मध्यम लंबाई वाले थे उनको छुप या झाड़ियां कह दिया, और जो विस्तृत लंबाई वाले थे उनको वृक्ष कह दिया। फिर जंतुओं को भी अरस्तु ने बांटा कि उनके रक्त का रंग लाल है या नहीं है, उसके आधार पर 2 समूह बनाए, एक एनाइमा जिसमें रक्त का रंग लाल नहीं होता है, फिर दूसरा बनाया इनाइमा जिसमें रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इन दोनों ही वालों को 2 ग्रुप में वापस बांट दिया गया, एक जरायुज जो शिशु को जन्म देते हैं और दूसरा वाला अंडज जो अंडे देते हैं। तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था। फिर आधुनिक तरीके से जो जीव होते हैं उनको वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया वो लिनियस ने किया। लिनियस ने पादप है, जितने भी जंतु वगैरह हैं उनको 2 जगत में बांट दिया, एक पादप जगत, प्लांटी जगत, और दूसरा जंतु जगत, एनिमलिया जगत। ये इस तरीके था। लेकिन इसमें भी देखा गया कि जंतु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते या नहीं बना पाते। दूसरे वाले जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो पादपों के अंतर्गत आ रहे थे। तो ऐसा भी देखा जा रहा था, कुछ वाले जीव ऐसे होते हैं जो इनके मध्यवर्ती होते हैं, मतलब दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाए, ये समस्या आ गई। तो प्रारंभिक प्रयास है वो आधुनिक तरीके से वो लिनियस के द्वारा दिया गया। आइए अब हम लेते हैं जो जीव होते हैं, जीवों के वर्गीकरण की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, कौन सी हैं, और निरंतर देखिए जीव खोजे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्गीकरण पद्धतियां हैं, उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। अपना टॉपिक है वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां। यानी कि जीवों के वर्गीकरण के लिए अलग अलग पद्धतियां दी गई हैं, उन पद्धतियों का हम विस्तृत अध्ययन लेते हैं। पहली पद्धति जो दी गई द्विजगत पद्धति।
द्विजगत पद्धति, यानी कि देखिए इसको देने वाला था लीनियस। प्रतिपादन करता कौन? लीनियस। दो जगत बनाए गए, एक जितने भी पादप थे उनको पादप जगत में रख दिया, जितने भी जंतु थे उनको जंतु जगत में रख दिया, यानी कि प्रतिपादन कर्ता देने वाला कैरोलस लीनियस। कौन था? कैरोलस लीनियस। इसके अनुसार जीवों को दो जगत में, कितने जगत में? दो जगत में वर्गीकृत किया। पहला था पादप या प्लांटी जगत, पादप या प्लांटी जगत। इसमें जो आते हैं वो तो आते हैं समस्त पादप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी। कहने का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए किस श्रेणी में आते हैं? स्वपोषी, या जिसको प्रकाश संश्लेषी। दूसरा जो बना वो बना जंतु या एनिमेलिया जगत। एनिमेलिया जगत समस्त जंतु। किस श्रेणी के आते हैं? विषमपोषी। पादपों पर निर्भर। तो द्विजगत पद्धति है या टू किंगडम सिस्टम के अनुसार जो देने वाला वैज्ञानिक था वो था कैरोलस लीनियस। जितने भी जीव थे उनको दो जगत में बांट दिया। वो दो जगत कौन कौन से? एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत, ये था। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कुछ वाले जीव ऐसे होते हैं जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब समस्या ये आई कि इन जीवों को किस स्थिति में रखा जाए। तो ये असफल हो गया, द्विजगत प्रणाली है वो असफल हो गई। इसके बाद में वर्गीकरण की अन्य पद्धति दी गई जिसे कहते हैं त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति, ट्राई किंगडम सिस्टम। देखिए देने वाला वैज्ञानिक था हेकल। कौन था? हेकल। और इसने जो पादप और जंतु हैं उनके बीच का मध्यवर्ती होता है उस संघ की या उस जगत की स्थापना की जिसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया गया? प्रोटिस्टा। प्रतिपादनकर्ता हेकेल। इसका तो कैरोलस लीनियस था। त्रिजगत पद्धति है उसका कौन था? हेकल। और तीन जगत बनाए, दो तो पहले वाले थे पादप या प्लांटी जगत, दूसरे थे जंतु या एनिमेलिया जगत, और थर्ड था वो था प्रोटिस्टा।
कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव रखे एक कोशिकीय, मतलब जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ हो, एक कोशिकीय, ससीम केंद्र की, या जिनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। यानी कि कोशिका कैसी है, एक तो जीव निर्माण में कितनी कोशिका भाग ले रही है या जीव कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, इसके आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, एक कोशिकीय जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये एक कोशिकीय। दूसरे ऐसे जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, तो बहुकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। दूसरी जो कोशिका पाई जा रही है, उस कोशिका के अंदर विकसित अंगक पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर भी जीव है या कोशिका है वो दो प्रकार की हो जाती है। एक असीम केंद्रिकी या प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक वगैरह स्पष्ट नहीं होते। दूसरी वाली जिसमें केंद्रक वगैरह स्पष्ट होते हैं, कोशिकांग है वो स्पष्ट होते हैं, वो वाली यूकैरियोटिक या जिनको ससीम केंद्रिकी भी कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो आ रहे थे एक कोशिकीय थे, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जा रहे थे वो विकसित प्रकार के थे, दोहरी झिल्ली युक्त थे, तो उनको ससीम केंद्रिकी या क्या कहा गया, यूकैरियोटिक। लेकिन जीवाणु वगैरह हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको कहाँ रखें, तो हेकल द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण था त्रिजगत पद्धति, वो भी अमान्य हो जाती है। इसके बाद में जो दी गई वो देखिए चतुर्जगत पद्धति। यानी कि पहले प्रारंभ में दी गई थी द्विजगत पद्धति, दूसरी त्रिजगत, अब त्रिजगत है, उसके असफल होने के बाद में जो दी गई वो चतुर्जगत पद्धति। देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कोपलैंड। कौन था? कोपलैंड। द्विजगत दी गई लीनियस के द्वारा, त्रिजगत दी गई हेकल के द्वारा, चतुर्जगत दी गई किसके द्वारा? कोपलैंड। देने वाला कोपलैंड था। इसमें देखिए एक और जगत शामिल किया गया जिसमें जितने भी प्रकार के जीवाणु थे उन जीवाणुओं के लिए एक अलग जगत बनाया गया जिसको मोनेरा कहा जाता है। तो इसमें 4 जगत शामिल किए गए, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो इसके अंतर्गत मोनेरा जगत है वो आ रहा था प्रतिपादन करता देने वाला वैज्ञानिक कोपलैंड। इसमें 4 जगत, प्लांटी, एनिमेलिया,
मतलब जंतु, प्रोटिस्टा व मोनेरा शामिल, ये इसमें शामिल किए गए, जिसमें हमने लिया था प्लांटी है, प्लांटी में आ रहे थे वो समस्त पादप आ रहे थे। एनिमेलिया है, इसमें आ रहे थे समस्त जंतु आ रहे थे। प्रोटिस्टा, इसमें आ रहे थे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण भी करते हो, मतलब तटस्थ ग्रुप था जो इन दोनों जैसा लक्षण रख रहा है। अगर प्रकाश मिलता तो वो पादप की भांति बन जाते, और प्रकाश नहीं मिलता तो जंतु की भांति बन जाते हैं। दोनों के गुण रखने वाले, पादप और जंतु दोनों के गुण रखने वाले, उनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। तो पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो गई? प्रोटिस्टा। जैसे इस समूह का प्रमुख जीव युग्ल